अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने अभी रिसेंटली 30 जून को अपना हाई मारा था। यहां पर निफ्टी का लेवल था 25,670 रुपीज के आसपास, और ये अभी तक का इंटरमीडिएट टर्म हाई था। अब क्वेश्चन ये कि ये हाई सस्टेनेबल है या नहीं है, कैसे पता लगाया जाए? कि सारे सेक्टर्स अगर एक साथ हाई मार रहे हैं तो ये सस्टेनेबल है, लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स हाई मार रहे हैं और कुछ नहीं मार रहे, और सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब यह है कि ये हाई जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में बियरिशनेस या मार्केट को नीचे खींचने वाले फैक्टर ज्यादा है। तो दोस्तों मजे की बात देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सबसे बड़ी वेटेज एचडीएफसी और आईसीसी की है। अगर सिर्फ अकेले ये वाले दोनों स्टॉक्स भी ऊपर चले गए तो दोस्तों निफ्टी का 25% वेटेज तो एनीवेज ऊपर पहुंच गया। हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडवाइज बाय द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक ट्रेडर के जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है, उसको ये नहीं समझ में आता कि मार्केट में टॉप और बॉटम कहां पर लग रहे हैं। बट आपको मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस के बिल्कुल बेसिक्स में भी, मतलब 140 साल पहले जब चार्ल्स डाउ ने टेक्निकल एनालिसिस की डिस्कवरी करी थी, वहां पर भी उन्होंने बात बताई थी कि मार्केट के टॉप्स और बॉटम्स, ऑफ कोर्स नॉट प्रिसाइजली, लेकिन टू सम एक्सटेंट आपके लिए प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली इजी हो सकता है। एंड बाय द वे, जस्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन, यहीं से चार्ल्स डाउ ने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करी थी। उन्होंने इन्हीं छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना स्टार्ट किया था, जहां से उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो ट्रेंड की फॉर्म में यहां पर चल रहा है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी आप पुरानी बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल बुक, कोई भी ऐसी टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, फॉर एग्जांपल जॉन जे मर्फी की बुक हो या एडवर्ड्स मैगी की बुक हो, इनकी बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे टेक्निकल्स के बेसिक्स और टेक्निकल्स की असम्पशन दे रखी है। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा नॉइज है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिक से हटके नई चीजें लोगों ने डेवलप कर ली है, लेकिन आपको मालूम है टेक्निकल के बेसिक में बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब दोस्तों यहां पर वो असम्पशन क्या है? चार्ल्स डाउ की असम्पशन ये थी, वैसे तो बहुत सारी असम्पशन थी जिसके बेसिस पे उनका टेक्निकल टिका हुआ है, और आज भी 150 साल से मार्केट में काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 150 साल तो हो ही चुके हैं जब से वो मार्केट में काम कर रहा है, लेकिन जैसे कुछ असम्पशन मैं आपको बता भी देता हूं, दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम आज भी उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, हम आज भी इस असम्पशन को यूज करते हैं। प्राइसेस रिजल्ट आने से पहले ही चीजों को डिस्काउंट कर लेते हैं। किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, रिजल्ट उसी फॉर्म में आता है। असम्पशन नंबर 2, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप बार बार देखेंगे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, और रिजल्ट्स भी, आउटकम भी ऑलमोस्ट सेम से आते हैं। सो दोस्तों चार्ल्स डाउ की जो असम्पशन थी, जो हमें आज भी मार्केट के टॉप्स और बॉटम को ढूंढने में मदद करती है, वो असम्पशन है दैट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। उन्होंने अपनी बुक में एग्जांपल दिया था, मैं आपको वही एग्जांपल देता हूं। उस समय आज से अप्रोक्सीमेटली 150 साल पहले यूएस में 2 स्टॉक मार्केट इंडेक्स हुआ करते थे। आज तो आपको मालूम ही होगा S&P 500 एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट नहीं करता था। तब उस समय 2 इंडेक्स हुआ करते थे, ना तो आज वाला S&P 500 हुआ करता था, ना नैस्डैक होता था, क्योंकि आईटी कंपनीज ही नहीं होती थी। तो वहां पर 2 इंडेक्स कौन से थे? पहला था डाउ इंडस्ट्रियल्स और दूसरा था डाउ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर चार्ल्स डाउ ने बड़ा अच्छा एक लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल्स अगर ग्रो कर रहा है, डाउ इंडस्ट्रियल्स, वैसे ये इंडेक्स भी उन्होंने ही बनाए थे, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल्स लगातार ऊपर के लेवल पे जा रहा है, अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस तो कर रही हैं, तो ये सारी कंपनीज प्रोड्यूस तो कर रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो ये चीज ट्रांसपोर्ट होकर पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए, रेलवेज के शेयर बढ़ने चाहिए, एरोप्लेन्स के शेयर्स बढ़ने चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, एज इन गाड़ियों के शेयर बढ़ने चाहिए, या जो भी उस समय के शेयर एग्जिस्ट करते थे वो सारे ट्रांसपोर्ट के शेयर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बढ़ रहे थे। अब आपको समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल्स बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ रहा, इसका लॉजिक कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन के शेयर बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज के नहीं बढ़ रहे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो किस चीज की रही है? मोस्ट लाइकली पुराना माल पड़ा हुआ होगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब अभी तक भी इंडस्ट्रीज नया प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो क्या उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी के ऊपर? तो यहां से दोस्तों उनकी सोच की डेवलपमेंट हुई कि सारे इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, इफ नॉट सारे, एटलीस्ट बहुत सारे। और आज की डेट में तो हमारे जितने भी इंडाइसेस हैं, आप एक वेबसाइट विजिट कीजिएगा niftyindices.com, वहां पर आप नोटिस करेंगे देयर आर सो मेनी इंडाइसेस। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करी जो कि एनएससी मेंटेन करती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है आपको। हम सबको इस वेबसाइट को देखना चाहिए और इससे बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि मैंने यहां पर टाइप किया niftyindices.com। अब यहां पर निफ्टी इंडाइसेस देखिए, ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, टोटल मार्केट 500 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्टोरल इंडेक्स देखिए। अब देखिए, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो निफ्टी भी ऊपर जानी चाहिए,
और निफ्टी में या फिर एनएसई में या फिर इंडिया की इकोनॉमी में अराउंड 11-12% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर का होता है। अब अगर निफ्टी ऊपर जा रही है और आईटी ऊपर नहीं जा रहा, तो क्या बाकी सारे के सारे सेक्टर मिला के निफ्टी को ऊपर लेकर जा रहे हैं? अब सोचिए, अगर निफ्टी रियल्टी भी ऊपर नहीं जा रहा, तो निफ्टी इंफ्रा भी ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि चांसेस आर वेरी हाई कि सिर्फ एक सेक्टर ऊपर जा रहा होगा। इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है और एक सेक्टर अगर ऊपर जा रहे हैं और बाकी सारे ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये टॉप नहीं है, ये अपसाइड सस्टेनेबल नहीं है। दोस्तों ठीक उस तरीके से अगर एक सेक्टर गिर रहा है, जैसे कि निफ्टी में 40% के आसपास कंट्रीब्यूशन बैंकिंग का है, अब अगर सिर्फ बैंकिंग ग्रो करेगा तो भी निफ्टी ऑल टाइम हाई मार सकती है, लेकिन अगर बाकी सेक्टर्स ग्रो नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि ये अपसाइड जो मारी थी ये सस्टेनेबल भी होगी? चांसेस आर वेरी हाई कि ये अपसाइड, ये हाई लेवल सस्टेनेबल नहीं होगा। दोस्तों यहां से आपको समझ में आ जाता है कि ये जो मार्केट का टॉप लगा है, ये एक्चुअल टॉप है भी या नहीं है, ये जो मार्केट अभी ऊपर गई है ये सस्टेनेबल है भी या नहीं है। आइए मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली बताता हूं, देखते हैं हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। यहां पर मैं चलता हूं अपने इंडाइसेस की वॉच लिस्ट में, तो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे और मैंने अपने ब्रोकिंग टर्मिनल पे यहां पर इंडाइसेस की एक वॉच लिस्ट बना रखी है। आपको यहां पर राइट साइड पे दिख रही होगी, यहां पर इंडिया के सारे मेजर इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने अभी रिसेंटली 30 जून को अपना हाई मारा था। यहां पर निफ्टी का लेवल था 25,670 रुपीस के आसपास और ये अभी तक का इंटरमीडिएट टर्म हाई था। अब क्वेश्चन ये कि ये हाई सस्टेनेबल है या नहीं है, कैसे पता लगाया जाए? दोस्तों मैं यहां पर जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये ऑलमोस्ट 3 महीने पुराना डेटा है और मोस्ट लाइकली जब आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो 3 महीने पुराना हो चुका होगा। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम, जस्ट इन केस 3 महीने नहीं भी हुए हैं, तो भी एज पर सेबीज रेगुलेशन मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। यहां पर मेरा पर्पस आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करने का नहीं है, ना ही कोई इंडेक्स रिकमेंड करने का है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको एजुकेट कर पाऊं, सो दैट अगली बार कभी इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आ जाए कि ये परमानेंट टॉप है या ये टेम्परेरी टॉप है, ये परमानेंट अपसाइड है या ये टेम्परेरी अपसाइड है। यहां से हमें बाय करना चाहिए या यहां से अपनी बाय पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए। आइए दोस्तों यहां पर आप देखिए 30 जून को निफ्टी ने अपना रीसेंट इंटरमीडिएट टर्म हाई मारा। दोस्तों निफ्टी आईटी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी पे अगर हम नजर डालें तो 30 जून का डेटा, पहली बात तो यहां पर कोई हाई लग ही नहीं रहा है। ये है 30 जून जब वो अपनी हाई से नीचे है एंड मोर ओवर निफ्टी तो देखिए क्या शानदार अप ट्रेंड के बाद आपको यहां पर दिख रही है, जबकि आईटी को अगर आप देखेंगे तो उसमें तो कोई अपसाइड आई नहीं है। तो मतलब आईटी तो एटलीस्ट निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहां पर 12% कंट्रीब्यूशन निफ्टी से गायब हो जाता है। मतलब बाकी 88% शायद ऊपर लेकर जा रहे हैं, विच इज ओके, दैट इज फाइन, लेकिन बाकी सेक्टर्स भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी रियलिटी पे चलते हैं। निफ्टी रियलिटी पे अगर आप नोटिस कीजिए तो दोस्तों ये है 30th ऑफ जून, आपको दिख रहा है यहां पर अपसाइड जरूर आई थी लेकिन रियलिटी तो ऑलरेडी डाउन आ चुकी है। दोस्तों यहां पर अगर आप निफ्टी इंडाइसेस में चलें और यहां पर निफ्टी पे क्लिक करें तो आपको निफ्टी का डेटा मिल जाएगा। आईटी का अराउंड 11% बाहर हो गया। ये आपका कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी सारा रियलिटी के साथ ही आता है, इसके एंसिलरीज होते हैं, तो यहां से 6-7% और गायब हो गया। मतलब अब बचा ब्रॉडली 80%। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मार्केट ऊपर जा ही सकती है। लेकिन अब हम एफएमसीजी पे आ जाते हैं। ये देखिए 30 जून, कहां पर है 30 जून? ये है आपका 30 जून, हम हाई के आसपास कहीं पर भी नहीं है। एफएमसीजी देख लेते हैं। एफएमसीजी आपका ये रहा, 7% और माइनस कर लीजिए तो आपका बचता है तकरीबन 73-74% के आसपास। दोस्तों यहां पर हम और देख लेते हैं, निफ्टी इंफ्रा भी देख लेते हैं। निफ्टी इंफ्रा 30 जून को हाँ निफ्टी के बराबर सपोर्ट कर रहा है उसको, और निफ्टी ऑटो जो कि एक मेजर सेक्टर है उसको भी 30 जून को देख लेते हैं। दोस्तों निफ्टी ऑटो 30 जून को बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ गया था, तो हम इसको ऑल टाइम हाई या इंटरमीडिएट टर्म हाई तो नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों यहां पर ऑटो सेक्टर पे भी अगर हम नजर डालेंगे तो ऑटो सेक्टर तकरीबन 7% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देता है। अब दोस्तों मजे की बात यहां पर यह है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहां पर निफ्टी को ऊपर खींच के कौन लेकर जा रहा था? यहां पर देखिए 30 जून को इस जगह पर बैंक निफ्टी ही अपना टॉप बना रही थी, और यहां पर देखिए बैंक निफ्टी या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपकी है उसकी 38% के आसपास की वेटेज है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रॉडली जो मार्केट ऊपर गई हुई थी वहां पर 30 जून को, वो प्राइमरीली सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से गई हुई थी या फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से गई हुई थी, और बाकी जो छोटे मोटे शेयर्स थे वो ऊपर जा रहे होंगे, उसकी वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा था। दोस्तों यहां पर निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन ब्रॉडली 10 में से 8 सेक्टर ऊपर नहीं जा रहे हैं। सो व्हेन द इंडाइसेस आर नॉट कंफर्मिंग ईच अदर, चांसेस आर वेरी हाई दैट दिस टॉप
इज नॉट सस्टेनेबल, यहां से मार्केट का नीचे आना बनता है। हाँ, हम ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करते ही शॉर्ट सेल कर देंगे। यहां पर आपका कोई भी ट्रेड सेटअप आपको सेल सिग्नल देता है। अगर आपको कोई ट्रेड सेटअप नहीं मालूम है तो हमने कुछ वीडियोस करे हैं जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ट्रेडिंग सेटअप कैसे जनरेट करते हैं, और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। तो यहां पर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे आइए और अपने लिए ट्रेड जनरेट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, ये बात तो कंफर्म हो जाती है ना कि सारे सेक्टर्स अगर एक साथ हाई मार रहे हैं तो ये सस्टेनेबल है। लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स हाई मार रहे हैं और कुछ नहीं मार रहे, और सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब यह है कि ये हाई जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में बियरिशनेस या मार्केट को नीचे खींचने वाले फैक्टर ज्यादा है। तो दोस्तों, मजे की बात देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सबसे बड़ी वेटेज एचडीएफसी और आईसीसी की है। अगर सिर्फ अकेले ये वाले दोनों स्टॉक्स भी ऊपर चले गए तो दोस्तों निफ्टी का 25% वेटेज तो एनीवेज ऊपर पहुंच गया। आप सोचिए, अगर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई सिर्फ 3 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो आपका मोर देन 30% कंट्रीब्यूशन वैसे ही ऊपर चला जाता है। लेकिन आपको लगता है कि बिना एशियन पेंट्स, बिना ब्रिटानिया, बिना सिप्ला, बिना डॉक्टर रेड्डी, बिना एचयूएल, इन सबके बिना इंडिया ग्रो कर रहा है? नहीं कर रहा होगा। दोस्तों, चुनिंदा शेयर्स की वजह से अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो सस्टेनेबल नहीं है। अगर कोई अपसाइड सस्टेनेबल है तो वही है जब सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट बहुत सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर देखिए 27 सितंबर 2024 निफ्टी ऑल टाइम हाई, 27 सितंबर 2024 यहां पर आईटीबी ऑल टाइम हाई, निफ्टी रियल्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, निफ्टी एफएमसीजी ऑल टाइम हाई, निफ्टी इंफ्रा ऑल टाइम हाई। तो मेजरली सारे इंडेक्स, निफ्टी बैंक उस समय तक का ऑल टाइम हाई, और निफ्टी ऑटो अगेन उस समय तक का ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों, क्या ये सारे इंडाइसेस कंफर्म भी करते हैं आपस में? यस। यहां पर देखिए, ये जो अपसाइड थी, ये जो आपको निफ्टी में सितंबर तक की अपसाइड दिख रही है, यहां पर आप बैंकिंग को देखिए, बैंकिंग भी सितंबर तक आपको एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा रही है। निफ्टी ऑटो देखिए, निफ्टी ऑटो भी सितंबर तक आपको स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा रही है। निफ्टी एफएमसीजी देखिए, निफ्टी एफएमसीजी भी सितंबर तक अपना स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा रही है। दोस्तों, ऐसे वाले जो अपट्रेंड्स हैं ये सस्टेनेबल होते हैं, और अभी जो फिलहाल 30 जून को अपट्रेंड लगा था वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं, क्योंकि सारे इंडाइसेस पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, अगली बार आपको कभी पता करना है कि मार्केट में टॉप और बॉटम कि हम आसपास है या नहीं है, सिर्फ निफ्टी पे फोकस मत कीजिए। आप निफ्टी आईटी देखिए, एफएमसीजी देखिए, फार्मा देखिए, इंफ्रा देखिए, बैंकिंग देखिए, ये सारे इंडाइसेस को देखिए। अगर ये सारे साथ में ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे, बट ब्रॉडली आपको सब में स्ट्रेंथ दिख रही है, इसका मतलब ट्रेंड सस्टेनेबल है। और अगर आपको किसी एक या दो इंडेक्स में ही स्ट्रेंथ दिख रही है, उनकी वेटेज ज्यादा है निफ्टी के अंदर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये सस्टेनेबल नहीं है, यहां से मार्केट करेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, अगली बार कभी भी मार्केट में आपको स्ट्रेंथ या वीकनेस चेक करनी हो, एक इंडेक्स नहीं, बहुत सारे इंडेक्सेस को देखिए, और niftyindices.com पे आप जाके सारे इंडेक्स के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज हाउ चार्ल्स डाउ की थ्योरी आज के डेट में कैसे वैलिड है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, देन आई हैव लेफ्ट अ लिंक in the description box below. Go check it out and immediately reserve your seat now.